एक बार फिर स्टार्क ने अपने पैर पर पीवट किया, अपनी पोजीशन बदली और स्टाई का वार खाली चला गया। स्टाई हवा में उड़ते हुए लगातार वही अजीब सा हरा लिक्विड दागने लगा, किसी तरह उसे लग जाने की उम्मीद में। लेकिन स्टार्क हर एक हमले से बेहद कम और तेज मूवमेंट्स के साथ बचता रहा। स्टाई पहले से तेज हो गया है, लेकिन फिर भी वह उस लड़के के सामने कुछ नहीं कर पा रहा। नंबा ने बगल से कहा, क्योंकि वह सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, इजी ने जवाब दिया। वह स्टार्क अपने मूवमेंट्स को पूरी तरह मिनिमाइज कर चुका है, बस अपने पंजों से पिवट और स्विवल कर रहा है। स्टाई जैसे ओपोनेंट के खिलाफ जो डिस्टेंस से अटैक करता है, हर चीज आती हुई दिख जाती है। आसान? नंबा बोला। मुझ पर भरोसा कर, स्टाई एक पल में डायरेक्शन बदल सकता है। इसी वजह से मैं उसे कभी ठीक से हिट नहीं कर पाया। मैंने कहा था ज्यादा आसान। आसान नहीं, इजी ने समझाया। अपने शरीर को ऐसे कंट्रोल करना, न छपकना, न डरना और उड़ते हुए ओपोनेंट पर लगातार फोकस बनाए रखना, ये अपने आप में कमाल है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि वह यह सब बिना ऑल्टर्ड फॉर्म में गए कर रहा है। काफी देर से इससे लगातार हमला कर रहा था, लेकिन एक भी वार नहीं लगा पाया। वह फ्रस्ट्रेट और थका हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार उसने लकी हिट के भरोसे रहने के बजाय रिस्क लेने का फैसला किया। वह स्टार्क के ठीक ऊपर उड़ गया और तुरंत नीचे डाइव करने लगा। डाइव करते हुए स्टाई ने अपने शरीर को घुमाना शुरू किया और अपने हाथ फैला लिए, सही समय पर वार करने के लिए तैयार। यह हमला स्टाई के अब तक के सभी हमलों से तेज था। इसे देखकर स्टार्क ने अपने पैर चौड़े कर लिए, कुछ सुमो रेसलर की स्टैंस जैसी। जैसे ही फ्लाई ऑल्टर्ड पास आया, स्टार्क पीछे झुका, पंच से बचा और अपने हाथ आगे बढ़ाकर स्टाई को कंधों से पकड़ लिया, फिर उसे सीधे जमीन पर दे मारा। सभी ने उसके शरीर के जमीन से टकराने की आवाज सुनी जब उसका सिर कैनवस से टकराया। मटेरियल थोड़ा बाउंस हुआ। यह ऑल्टर्ड फाइट्स के लिए बना हुआ था। स्टाई के नाक और मुंह से खून बहने लगा। जब वो दोबारा कैनवस पर गिरा तो उठा नहीं। फक! क्या वह मर गया? यार, मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन लगता है आजकल उसे हर बार बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा है। स्टार्क समझ गया कि फाइट खत्म हो चुकी है। वह आगे बढ़ा, स्टाई के शरीर को उठाया और उसे केज से बाहर ले गया। कुछ टीचर्स अचानक कहीं से प्रकट हुए, स्टाई को अपने साथ ले जाने के लिए। फिक्र मत करो गाइस, किसी ऑल्टर्ड को सच में मारना इतना आसान नहीं होता, एडी हंसते हुए बोला। लेकिन दूसरों के लिए यह हंसी की बात नहीं थी। इजी, इयन और नंबा के लिए स्टाई ऐसा ओपोनेंट था जिसे हराना लगभग नामुमकिन लगता था। तो फिर वे बाकियों के सामने कैसे टिक पाएंगे? स्टार्क वापस जाते जाते बेंच पर बैठे सब लोगों को देखकर बोला, तुम लोग पिछले ग्रुप जितने अच्छे नहीं हो। लगता है आज का दिन काफी बोरिंग रहने वाला है। वह अपोलो और उसके दोस्तों की बात कर रहा होगा। पता नहीं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। इजी ने सोचा। अभी अभी उन्होंने स्टाई को देखा था, अपोलो की टॉप 5 गैंग का हिस्सा, जो बिना ज्यादा फाइट किए हार गया था। दूसरी तरफ रायन अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। कम ऑन शिंगी, यही है वो ग्रुप जिससे मुझे डरना चाहिए था। मजाक कर रहे हो क्या? अगर उनका रैंक 3 वाला स्टार्क को ट्रांसफॉर्म तक नहीं करवा पाया, तो ग्रीनी कितना स्ट्रांग होगा? शिंगी ने जवाब नहीं दिया। रायन की मॉकिंग उसे और इरिटेट कर रही थी, खासकर तब जब उसने ये सब उसे चिंता में बताया था। अब उसे लगने लगा था कि शायद शिन का बॉयफ्रेंड ही उसे सबक सिखा दे तो बेहतर होगा। बस प्रॉब्लम ये थी, अगर उसने जो देखा था वह सच था, तो रायन को सिर्फ लेसन नहीं मिलेगा, वह शायद कभी चल भी न पाए। शिंगी का पैर घबराहट में कांप रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो शिन के बारे में क्या सोचती हो? सामने वाला गोट ऑल्टर्ड बोला, लगता है तुम्हारे दोस्त बहुत वीक ग्रुप के साथ आए हैं। हाँ, शायद उनका रैंक एक तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करवा दे। पिछली बार अपोलो ने तुम्हें काफी पसीना निकलवा दिया था। शिन ने नंबा की तरफ देखा। वह किसी को उसके कवर से जज करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसमें वह ऑरा नहीं दिख रहा था जो आमतौर पर रैंक 1s में होता है। जब तक वह कोई अवार्ड विनिंग एक्टर न हो, वह सच में अपनी फाइट को लेकर नर्वस लग रहा था। अगर गैरी ने पिछली बार के बाद इंप्रूवमेंट जारी रखी है, तो मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, शिन ने गंभीरता से कहा। खासकर अब जब वह ऑल्टर्ड बन चुका है और रिकॉर्ड टाइम में यहां तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि उनके करंट रैंक 1 को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऐसा लग रहा था कि वही अकेली थी जो सच में फाइटिंग मूड में थी और जिसने पहले से वार्म अप भी कर लिया था। गैरी, तुम क्या सोचते हो? आखिर नंबा ने पूछा। वह और बाकी लोग क्या सोचते हैं?
ये उसे पता था, लेकिन गैरी उनसे बिल्कुल अलग लेवल पर था, ठीक वैसे ही जैसे सामने बैठे लोग। सच कहें तो स्टाई की हार एम्बैरसिंग थी और नंबर को लग रहा था कि आगे और भी एम्बैरसमेंट आने वाली है। लेकिन एक व्यक्ति था जो शायद सब बदल सकता था, वही जो उसके ठीक बगल में बैठा था। मैं, गैरी ने आखिरकार कहा, यह बहुत दर्द करता है, मैं बस चाहता हूं कि यह रुक जाए। क्या यह दिन जल्दी खत्म नहीं हो सकता? प्लीज। गैरी की बुदबुदाहट सिर्फ नंबर ने सुनी। वह झुककर पास आया, लेकिन शब्दों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। फिर भी गैरी ने जैसे तैसे फिर कहा, नंबर, प्लीज, फाइट के बाद मुझे लॉक कर देना, मुझे रोक कर रखना, मुझे किसी से बहुत दूर रखना। नंबर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन साफ दिख रहा था कि गैरी के लिए इतना बोल पाना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नंबर ने कहा, फाइट के बाद तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं मदद करूंगा गैरी। अब उसे फाइट के आउटकम की उतनी चिंता नहीं थी जितनी उस इंसान की जो उसके पास बैठा था। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है गैरी? ये सिर्फ सिकनेस नहीं लग रही, पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके? दूसरी तरफ गोट ऑल्टर्ड ने सिन की ओर देखा, मानो उसे ही जवाब बताओ। ऑल राइट एवरीवन, पिछली फाइट के बारे में सोचना बंद करो और अगली के लिए तैयार हो जाओ, एडी मुस्कुराते हुए बोला और अपने फोन पर बटन दबाया। आखिरकार नंबर रुका। शिट, मैं तो आखिर में जाना चाहता था। इयन खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे जब वह ऑक्टागन की तरफ बढ़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका ओपोनेंट कहीं और ही ध्यान लगाए हुए था। शिंगी इयन को नहीं देख रहा था, उसकी नजर गैरी पर टिकी हुई थी जो दूसरी तरफ बैठा था। तुम्हें क्या लगता है वह कैसा परफॉर्म करेगा? नंबर ने पूछा। ये लोग स्ट्रांग हैं, इसमें कोई शक नहीं, इजी मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन इयन ऐसा इंसान है जो फैसिलिटी से बिना ऑल्टर्ड फॉर्म इस्तेमाल किए निकल गया था। अब जब वह कर सकता है तो मुझे लगता है कि सामने वाले चौंकने वाले हैं। टीचर, नंबर ने आवाज लगाई, क्या आज फाइट करना जरूरी है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फाइट अभी शुरू नहीं हुई थी। दोनों ओपोनेंट रिंग में तैयार हो रहे थे। इयन उछल कूद कर रहा था, अपने शरीर से नर्वस एनर्जी निकालने की कोशिश में। वहीं दूसरी ओर शिंगी की नजर लगातार उससे आगे किसी और पर टिकी हुई थी। एडी ने कहा, मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि आज ही फाइट कर लो और इसे खत्म कर दो, भले ही तुम सिक महसूस कर रहे हो। वैसे भी ऑल्टर्ड होने के बाद किसी का सिक पड़ना काफी रेयर होता है, लेकिन अगर हालत सच में सीरियस है और तुम डिस्ट्रेस में हो तो हम तुम्हें मेडिकल ऑफिस ले जा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। उसी पल गैरी ने नंबर की फोरआर्म को जोर से पकड़ लिया। नंबर दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन जानता था कि यह सही समय नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं बस पूछ रहा था, नंबर ने एडी से कहा। एडी दूसरी तरफ देख रहा था, इसलिए उसने गैरी की हरकत नहीं देखी। ये स्टूडेंट्स पहले से ही बिजी स्केड्यूल पर हैं, एडी ने आगे समझाया। ये लोग एएफए के सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं। दोबारा इन्हें फाइट के लिए लाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहोगे। जैसे ही फाइट शुरू हुई, टीचर का ध्यान पूरी तरह रिंग पर चला गया। नंबर ने राहत की सांस ली। अब उसकी बाह पर मौत की पकड़ नहीं थी। गैरी समझ गया था कि नंबर उसकी चिंता में उसे फाइट से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन नर्स के पास जाना और फिर शायद सच्चाई सामने आ जाना, यह अलग ही बात थी, और उससे होने वाली परेशानी भी। बिगिन, एडी ने आवाज लगाई। इयन अब भी अपने पैरों पर उछल रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन से टिके, वह शिंगी की ओर लपका। उसने पंच मारा, लेकिन स्टार्क की तरह शिंगी ने भी पिवट किया और आसानी से बच गया। उसी पल ऐसा लगा जैसे इयन ने पंच ज्यादा आगे तक फेंक दिया हो। उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया और वह लड़खड़ाता हुआ दिखा। लेकिन जमीन के पास आते ही उसने अपने हाथ से शरीर का पूरा वेट संभाला, पैरों को ऊपर उठाया और साइड किक मारी जो सीधे शिंगी को लगी। नाइस हिट, शिंगी ने कहा, किक को अपनी बाह से ब्लॉक करते हुए। लेकिन मुझे गिराने के लिए इससे ज्यादा ताकत चाहिए। इयन की टांग को फोरआर्म से धकेलते हुए शिंगी आगे बढ़ा और खुद किक मारने वाला था। जैसे ही वह पैर उठाने ही वाला था, उसने इयन के चेहरे पर एक मुस्कान देखी। क्या इसने कुछ प्लान किया है? ट्रेनिंग रूम का दृश्य जहां उसने गैरी को लड़ते देखा था, उसके दिमाग में चमक गया। मौका होने के बावजूद उसने किक नहीं मारी और पीछे हट गया। बू, क्या कर रहे हो? भाग रहे हो? कम ऑन, ये कोई सीरियस मैच नहीं है, इतना केयरफुल क्यों हो रहे हो? शिंगी ने अपने टॉन्टिंग टीममेट की तरफ देखा।
रायन कितना भी अनोइंग क्यों न हो, शिंगी जानता था कि वह सही कह रहा है। अगर ये कोई और फाइट होती, कोई और स्टूडेंट होता, तो वह किक मारने में एक पल नहीं सोचता। बस वही देखा हुआ दृश्य था जिसने उसे हेजिटेट करवा दिया था। हे, शिंगी ने टैक्टिक बदली। तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? क्या सच में सोचते हो कि बिना ट्रांसफॉर्म किए मुझे हरा दोगे? तुम भी तो वही कर रहे हो, इयन ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। क्या तुम सोचते हो कि बिना ट्रांसफॉर्म किए मुझे हरा लोगे? वह शिंगी की उकसाने वाली चाल को साफ देख पा रहा था। वैसे भी मैं फैसिलिटी बिना ऑल्टर्ड इस्तेमाल किए ही पार कर गया था, तो अब क्यों इस्तेमाल करूं? यह सुनकर बाकी लोग हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि क्या उन्होंने कभी ऐसा किसी के बारे में सुना था, और क्या वे खुद भी ऐसा कर सकते थे। इतना तय था कि अब सबकी नजरें इस मैच पर और ज्यादा टिक गई थीं। बेशक उन्हें यह पता नहीं था कि इयन ने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से कई स्टेजेस स्किप किए थे। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे, तो मैं बार बार तुम्हारे पास आऊंगा, इयन चिल्लाया और आगे दौड़ा। ऐसा लगा जैसे वह पंच मारने वाला है, लेकिन फिर वह नीचे झुका, पीछे की ओर मुड़ा। वह गिरता हुआ सा लगा, मगर अपनी ताकतवर बाहों से जमीन को पुश किया और पैरों को उछालते हुए शिंगी के सीने पर किक मारी। जमीन पर उतरते ही इयन तुरंत उठा और घूमते हुए स्पिनिंग बैक किक की कोशिश की। इस बार शिंगी ने अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक। शिंगी के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? स्टार्क ने पूछा, यह देखकर कि वह फोकस्ड नहीं लग रहा। रायन ने जवाब दिया, उसे बस लगता है कि इन लोगों के पास कोई हिडन ट्रिक है, शायद इसलिए ज्यादा कॉशियस हो रहा है। उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन शिंगी की बातें उसे भी बेवजह की लग रही थीं। आखिरकार शिंगी खुद भी जानता था कि यह सब बेतुका है। जब उसने फिर से आती हुई टांग देखी, तो बचने की बजाय उसने मुट्ठी कस ली और पंच मारा, सीधे इयन की शिन पर। जोरदार वार से इयन की टांग पीछे झूल गई और उसका पूरा शरीर घूम गया। ओह, इयन ने अपनी शिन मलते हुए कहा, यह ज्यादा वैसा था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा था तुम पंच करना भूल ही गए हो। ईमानदारी से कहें तो शिंगी हैरान था कि इतने करीब से लगभग पूरी ताकत से मारा गया पंच भी इयान की हड्डियां नहीं तोड़ पाया। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, तो इयन खड़ा होते हुए बोला और फिर शिंगी की ओर बढ़ा। हमारी टीम में कोई है जो इससे कहीं ज्यादा जोर से मारता है। इयन की एक बात तय थी, वह परसिस्टेंट था। वह बार बार कोशिश करता रहेगा जब तक कोई ओपनिंग न मिल जाए। इयन ने फिर से घूमते हुए वही स्पिनिंग किक करने की कोशिश की। शिंगी यह देखकर तय कर चुका था कि वह फिर से शिन पर पंच मारेगा, इस बार और ज्यादा ताकत के साथ, दूसरी टांग तोड़ने की उम्मीद में। मैं इस लड़के की बातों को या जो मैंने देखा था उसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकता। मैं एएफसी में जाने वाला हूं, मेरी मेंटालिटी इतनी फ्रैजाइल नहीं हो सकती। शिंगी ने बिल्कुल सही टाइमिंग पर पहले से भी तेज पंच मारा, फिर से इयन की शिन पर। इस बार खून निकल आया। जिस एंगल से दोनों एक दूसरे से टकराए थे, उसकी वजह से बाकी लोगों के लिए यह देख पाना मुश्किल था कि खून किसका बह रहा है। वे इतने करीब थे कि जब वे सीधे हुए और सिर उठाया, तब भी साफ पता नहीं चल रहा था। खून टपकता हुआ नीचे मैट पर गिर रहा था। मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह साफ था कि कोई जख्मी हुआ है। आखिरकार पता चला कि खून शिंगी का था। उसकी अपनी नकल से खून बह रहा था। उसका हाथ घायल हो गया था। शिंगी की मुट्ठी इयन की टांग से टकराई थी, और उसी पल इयन की त्वचा से गहरे भूरे सुनहरे रंग के ब्रिसल्स उगाए थे। वे छोटे छोटे नुकीले स्पाइक्स थे जो अब शिंगी के हाथ में धंस चुके थे। मैं पंच मारने पर इतना फोकस्ड हो गया कि ऑब्वियस चीज ही मिस कर दी। मेरे साथ क्या गड़बड़ है? शिंगी ने मन ही मन सोचा। अब शिंगी की हालत देखी जा सकती थी। एक टांग हवा में थी, फिर भी इयन अजीब तरह से दूसरी टांग पर हॉप करता हुआ आगे बढ़ा और उसने मुट्ठी मारी। यह साधारण पंच नहीं था। जैसे ही वह शिंगी की ब्लॉक की हुई बांह से टकराया, ब्रिसल्स उसकी बांह में गहराई तक धंस गए और फिर से खून निकल आया। लगता है इयन वहां काफी ठीक कर रहा है, नंबर ने कहा। शायद हम भी इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। स्टी की हार के बाद थोड़ी उम्मीद टूट गई थी, लेकिन अब इयन को देखकर, जो रिक्रूटमेंट से उनके साथ ही आया था और जो बेस्ट के खिलाफ भी टिक पा रहा था, ऐसा लगा कि इस एकेडमी में उनके लिए भी जगह है। बस बहुत हुआ। मैं स्टार्क जैसा इंप्रेसिव बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसने एक कदम पीछे लिया और उसके शरीर से ब्रिसल्स बाहर आने लगे। दर्द था,
लेकिन वह उसे सह सकता था। तुरंत ही वह उछलते हुए पीछे हटा, जब तक उसकी पीठ केज की दीवार से नहीं लग गई। इयन काफी दूर था, इतनी दूरी कि पंच या किक लगना मुमकिन नहीं था। फिर भी शिंगी ने अचानक अपना हाथ आगे फेंका। अगले ही पल इयान को अपने सिर पर किसी हाथ का एहसास हुआ और किसी ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका माथा कैनवस से टकराया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन बाकी सबने देख लिया था। शिंगी का हाथ पंच फेंकते वक्त अचानक स्ट्रेच हो गया था और वह पंच से भी तेजी से आगे बढ़ा था। इयन संभल भी नहीं पाया था कि शिंगी ने अपनी लंबी बांह से उसके सिर के पीछे जोरदार वार किया। एक तेज आवाज गूंजी और इयन हिलना बंद हो गया। फाइट ओवर! एडी ने चिंतित चेहरे के साथ चिल्लाया। वह दौड़कर अंदर आया और इयन को जमीन से उठाया। उसकी आंखें हल्की हल्की फड़क रही थी, सांस अनइवन थी। यह देखकर एडी ने राहत की बड़ी सांस ली। क्या तुम्हें सच में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था? एडी ने मुड़कर दूसरे स्टूडेंट से पूछा। आमतौर पर शिंगी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, खासकर ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ। शायद अगर फाइट को थोड़ा और चलने देता तो वह इयन को थकाकर भी जीत सकता था। लेकिन शिंगी आज अपने नॉर्मल फाइटिंग मूड में नहीं था। वह यह शुरुआत से जानता था, इसलिए उसने एक्सट्रीम रास्ता चुना। एडी उसे डांट पाता, उससे पहले ही शिंगी ने मुड़कर वहां से जाना तय कर लिया। कमाल है, किसी न्यूबी के सामने ट्रांसफॉर्म करना एक तरह से एम्बैरेसिंग है। लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, शिंगी ने सोचा। अरे अरे, मुझे वार्न करने से पहले लेना और खुद को इम्प्रूव करना, रायन ने ताना मारा। जो भी हो, शिंगी ने उसे नजरअंदाज किया। तुम और तुम्हारी हर बात भाड़ में जाओ। मैंने कम से कम अपनी फाइट जीत ली है। तुम जो चाहो करो, और पता है क्या, मुझे उम्मीद है कि तुम हारो। इसके बाद शिंगी ने बैठने की बजाय दीवार से टिक जाना चुना। उसके शरीर के जख्म पहले ही भरने लगे थे। वह ट्रांसफॉर्मेशन काफी अजीब थी, इजी ने कहा। लगता है जैसे जैसे हम एकेडमी के टॉप के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमें यूनिक ऑल्टर्ड ज्यादा और टिपिकल कम देखने को मिलेंगे। इजी की बात खत्म होते ही इयन गर्दन के पीछे हाथ रगड़ता हुआ वापस आ गया और बाकी लोगों के पास बैठ गया। लगता है आखिर में मैं नॉकआउट हो गया, इसमें इयन हंसते हुए बोला। लेकिन कम से कम इस बार कोई हड्डी नहीं टूटी। उसने गैरी की ओर देखा, किसी रिएक्शन की उम्मीद में, लेकिन गैरी अब भी सिर झुकाए बैठा था। गैरी ने कहा कि तुमने अच्छा किया, नंबर ने उसकी तरफ से जवाब दिया। ट्रेनिंग तुम पर प्राउड है, तुमने उन्हें दिखा दिया। फर्श पर पड़ा खून साफ किया जा रहा था और उसी के साथ एडी अगली फाइट अनाउंस करने वाला था। अब सिर्फ 3 फाइट्स बची थी और इजी के ग्रुप में से कोई भी अगला नहीं जाना चाहता था। आखिरकार फोन पर जो नंबर आया वह था एक। वाह, लगता है अब तुम्हारी बारी है शिन, रायन ने जोश में कहा। जाओ दिखा दो इन्हें कि रियल ऑल्टर्ड मैच कैसा होता है। दूसरी तरफ नंबा खड़ा हुआ। उसने एक पल गैरी की ओर देखा, शायद वह कुछ कहे, लेकिन सामने उसकी गर्लफ्रेंड थी और वैसे भी गैरी उस हालत में नहीं था कि कुछ सपोर्टिव कह पाए, इसलिए नंबा आगे बढ़ गया। नंबा, जो भी हो, रिंग में उतरना ही बहुत बड़ी बात है, इजी ने चिल्लाकर कहा। और उस लड़की को अंडर एस्टिमेट मत करना, वह नंबर 1 है किसी वजह से। रिंग में पहुंचकर नंबा सामने खड़ा हुआ और शिन भी। नंबा, उस पर इजी मत जाना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दिखा देना। तभी स्टैंड से एक कमजोर सी आवाज आई। मुड़कर देखने पर नंबा ने देखा कि गैरी ने अब सिर से टॉवल हटा दिया था और इस फाइट पर नजर रखे हुए था। सामने शिन होने के बावजूद गैरी उस इंसान को सपोर्ट कर रहा था जो इस वक्त उसके साथ खड़ा था। देखते हैं तुम कितनी आगे बढ़ी हो। शुरुआत में एएफए के टैलेंटेड टॉप स्टूडेंट्स को गैरी के ग्रुप से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार यह आम बात थी, जैसे जैसे समय बीतता जाता, फैसिलिटी से पास होकर आने वाले स्टूडेंट्स की क्वालिटी गिरती जाती। उसके ऊपर पिछला बैच तो उनकी उम्मीदों से भी कहीं आगे निकला था। हालांकि एएफए की तरफ से किसी ने भी फाइट नहीं हारी थी, फिर भी हर एक को अपनी लड़ाई उम्मीद से कहीं ज्यादा सीरियसली लेनी पड़ी थी। अपोलो और उसका गैंग उन स्टूडेंट्स से भी बेहतर निकले थे जो पहले से ही 1 साल से एएफए में पढ़ रहे थे। दरअसल उनकी स्किल्स को देखते हुए अगर उन्हें अभी एएफसी में डाल दिया जाए तो भी वे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। आखिर एएफसी सिर्फ एएफए से नहीं, बल्कि सभी ऑल्टर्ड एकेडमी से स्टूडेंट्स लेता था। फर्क बस इतना था कि एएफए से सीधे आने वालों को कनेक्शंस का एडवांटेज मिलता था।
फिर भी शिंगी के खिलाफ ईएन की परफॉर्मेंस देखने के बाद बाकी लोग ये मानने लगे थे कि ये बैच भी असाधारण है, भले ही अपोलो के ग्रुप के लेवल पर न हो। लेकिन पोटेंशियल तो इनमें भी भरपूर था, और कई बार पोटेंशियल ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। रैंक 4 रैंक 3 से ज्यादा इंप्रेसिव निकला था, इसलिए अब सबकी नजर करंट रैंक 1 पर टिकी हुई थी। मुझे बताया गया था कि इस ग्रुप के साथ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मैंने देखा है उसके हिसाब से अभी गैरी को फाइट करनी चाहिए थी। नंबर देखते हैं, तुम उसे खास तौर पर किस बात में पीछे छोड़ते हो। एडी ने मन ही मन सोचा। प्रोफेसर ने अपना वादा निभाया था और किसी को भी यह नहीं बताया था कि असल में क्या हुआ था। इसी वजह से सबके लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि गोट ऑल्टर्ड के पास जरूर कोई सीक्रेट होगा। मैं रिंग में हूं, आखिरकार यहां पहुंच गया हूं। मुझे दिखाना होगा कि मैं यहां होने के लायक हूं। कम से कम कुछ तो करना ही होगा ताकि मैं अपने फैमिली को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं। और गैरी, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी काइंडनेस चुकाने के लिए काफी स्ट्रांग हूं। नंबर ने अपने दोस्त के एनकरेजिंग वर्ड्स के बाद मन ही मन सोचा, फाइट। इयन के उलट नंबर ने तुरंत ट्रांसफॉर्म किया। उसके सिर पर हॉर्न्स उगाए और पैरों का निचला हिस्सा गोट के हूव्स में बदल गया। हालांकि बाकी शरीर ज्यादातर ह्यूमन ही रहा। यह बदलाव साफ दिख रहा था क्योंकि फाइटर्स यहां पैरों में कुछ पहनते नहीं थे। ट्रांसफॉर्मेशन पर उसकी पहले से एक्सप्लोसिव पावर और बढ़ गई और गोट ऑल्टर्ड रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। आओ वही करो जो बाकी लोगों ने किया। मुझे यकीन है तुम पिवट करोगी। लगता है तुम सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मैं पिछली फाइट्स का फायदा उठाऊंगा। नंबर ने सोचा, मुट्ठी साइड में रेडी रखते हुए सिर शिन की ओर झुकाए। लेकिन फीमेल ऑल्टर्ड हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही, जैसे जानबूझकर यह दिखा रही हो। सिन ने फाइटिंग स्टैंस लिया और जैसे ही नंबर के हॉर्न्स उसकी रेंज में आए, उसने हथेली को साइड से छटका। पाम स्ट्राइक सीधे गोट ऑल्टर्ड के बड़े हॉर्न से टकराई। उस हथेली की एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसका सिर जोर से एक तरफ उछल गया। उसके पैरों की अपनी मोमेंटम ने उसे केज में दे मारा। उसका हॉर्न मैश के एक गैप से आर पार निकल गया और मेटल तक मुड़ गया। वह फंस गया। मुझे निकलना होगा इससे पहले कि वह मुझ पर हमला करे। नंबर घबरा गया, पूरी ताकत से धक्का लगाते हुए। जैसे ही उसके हॉर्न्स फ्री हुए, उसने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं। अगले ही पल वह घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये कौन सा अटैक था? मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? वह पूरी तरह उलझ गया था और उसे और ज्यादा कंफ्यूज ये कर रहा था कि शिन अब तक हिली भी नहीं थी। उसके पास उसे खत्म करने का पूरा मौका था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। मैं तब तक स्ट्राइक नहीं करती जब तक तुम पीट करके खड़े हो, शिन ने कहा, मानो वह उसके मन की बात पढ़ रही हो। नीचे से हंसी की आवाज आई, ज्यादातर रायन की। सीरियसली? क्या एएफए इतना नीचे गिर चुका है? फैसिलिटी से पास होने वाला नंबर 1 स्टूडेंट एक गोट ऑल्टर्ड है। क्या करेगा ये? थूक देगा और चबाएगा अपने ओपोनेंट्स को? टॉन्ट सुनकर शिन ने पलटकर रायन की तरफ देखा। उसकी आंखें ही उसे चुप रहने का इशारा दे रही थी। उसने इससे पहले भी अपनी उस अजीब इनर पावर वाली पाम स्ट्राइक दूसरों पर इस्तेमाल की थी और वे बेहोश हो गए थे। लेकिन सामने खड़ा यह लड़का, साफ था कि उसकी विल काफी स्ट्रांग थी। सवाल बस यही था, क्या वह दोबारा खड़ा हो पाएगा? फिर से लोग फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं और नहीं सह सकता। ये लोग क्या समझते हैं जो बस बैठे बैठे दूसरों की मेहनत पर हंसते हैं? नंबर ने सोचा। उसने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखे और पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। उसकी पूरी टांग कांप रही थी, दांत भींचे हुए थे। नंबर चिल्लाया और किसी तरह दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। वह थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर फाइटिंग स्टैंस में आ गया। मैं खड़ा हो गया। हाँ, तुम खड़े हो गए। एडी ने माना। ये काफी इंप्रेसिव है, लेकिन फाइट यहीं खत्म होती है। इस हालत में तुम आगे नहीं लड़ सकते। टीचर पहले ही केज में आ चुके थे। नंबर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह एडी की ओर बढ़ा, उसका शरीर आगे झुकने लगा, मानो गिर ही पड़ेगा। सौभाग्य से एडल्ट ने उसे समय पर पकड़ लिया। शिन अपनी सीट पर लौट गई। उसने बाहें मोड़ ली और अगली फाइट देखने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक इंसान था जिसे कुछ कहना था। तुम हमेशा कहती हो कि तुम सिर्फ उन्हीं के साथ जाती हो जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? रायन ने याद दिलाया। अभी अभी तुमने इनके स्ट्रांगेस्ट गाय को आसानी से हरा दिया, तो तुम्हारा वह ओल्ड बॉयफ्रेंड इससे स्ट्रांग कैसे हो सकता है?
मेरे साथ क्यों नहीं चलती? या ये बस एक एक्सक्यूज था? ये एक्सक्यूज नहीं है। जिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे हराने की काबिलियत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और गैरी के साथ मेरा पास्ट वह तुम्हारा मामला नहीं है। अब मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें खुद हरा दूंगी। रायन की तरफ से एक तट की आवाज आई और वह वहां से चला गया। उसे यह फेयर नहीं लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि अगली फाइट उसी की हो, ताकि वह अपनी फ्रस्ट्रेशन गैरी पर निकाल सके। ऑलराइट, नेक्स्ट फाइट, रैंक 5। अब इजी की बारी थी। जब वह खड़ी हुई तो वह सब में सबसे कम नर्वस लग रही थी। वह स्टेज पर चढ़ी और बाकी सब ने उसे एनकरेज किया। यहां तक कि अभी अभी फाइट करने वाला नंबर भी उसके लिए चीयर कर रहा था। उसका ओपोनेंट एक शांत सा बोल हेयर कट वाला स्टूडेंट था। जब से वे कमरे में आए थे उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा ही बना हुआ था। परफेक्ट, यही मुझे चाहिए था, इजी ने सोचा। बिगिन, एडी ने कहा। बाकी सब की तरह इजी भी पहले आगे बढ़ी। यह देखकर कई चेहरे डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि साफ था कि पहले अटैक करने की टैक्टिक काम नहीं कर रही। फीमेल ऑल्टर्ड ने पंच मारा, लेकिन सामने वाले स्टूडेंट सिर हल्का सा हटाया और ओवरहैंड राइट काउंटर से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इजी के मुंह में थोड़ा खून था, फिर भी वह पूरे 10 सेकंड्स तक जमीन पर ही पड़ी रही। लगता है यह फाइट भी यहीं खत्म हो गई, एडी ने सिर हिलाते हुए कहा। इयन की परफॉर्मेंस के बाद उसे उनसे ज्यादा उम्मीद थी, और वह लगभग भूल ही गया था कि यह पूरा मैचअप नए स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का हेजिंग भी हो सकता है। इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट जीतने का कोई चांस नहीं था। मैंने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई और नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लेती। यह हारने का सबसे एफिशिएंट तरीका था, और बिना अपनी ऑल्टर्ड फॉर्म दिखाए। इस तरह फ्यूचर में मेरे पास सरप्राइज रहेगा। मेरा प्लान एएफसी में बहुत आगे जाने का नहीं है, मैं यहां बस कनेक्शंस बनाने आई हूं। इजी ने मुंह से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए वापस बाकियों के पास आ गई। वह सबको दिखाना चाहती थी कि आउटकम से वह अपसेट नहीं है, और सब समझ गए कि उसने जानबूझकर इस तरह से फाइट हारी थी। अब रैंडम नंबर जनरेटर की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो ही बचे हैं। तुम दोनों रिंग में आ जाओ। रायन मुस्कुरा रहा था, अपनी मुट्ठी हथेली में मारता हुआ, जबकि गैरी ने सिर से टॉवल हटा दिया और दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। चलो इसे खत्म करते हैं, गैरी ने दर्द भरी आवाज में कहा। एक बात थी जो एडी और एएफए की तरफ बैठे लोगों की नजर से छूट गई थी। फैसिलिटी की तरफ बैठे लोग बेहद नर्वस थे। सबको गैरी की चिंता हो रही थी। साफ दिख रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, और उन अजीब अजीब बुदबुदाए गए वाक्यों को सुनने के बाद नंबा को पूरा यकीन हो गया था कि यह सिर्फ नर्वसनेस नहीं है। अच्छी बात यह थी कि पिछले मुकाबले में उसके शरीर पर जो भी असर पड़ा था, अब वो सामान्य हो चुका था। इसलिए वह कम से कम अपने दोस्त के लिए चीयर तो कर सकता था। दूसरी तरफ शिंगी अब भी रायन से चिढ़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आशंका थी कि उसका ये राइवल इस फाइट से बिना नुकसान के बाहर नहीं निकलेगा। कैसे होगा ये तो नहीं पता था, मगर वो काला बैग अभी भी उसकी यादों में ताजा था। शिन के दिल में भी उथल पुथल थी। उसकी छोटी सी हाई स्कूल लाइफ और उसकी मौजूदा जिंदगी आपस में टकरा रही थी। उसका एक हिस्सा गैरी के लिए चीयर करना चाहता था, उनके पुराने रिश्ते की वजह से, लेकिन दूसरा हिस्सा जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होगा। गैरी, अगर तुम ये फाइट हार भी जाओ तो शर्मिंदा मत होना। यहां आने के बाद मैं खुद रायन से कई बार हारी हूं। बस एकेडमी को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देंगे। सिन ने मन ही मन सोचा। जब गैरी केज की तरफ बढ़ा तो उसका सिर झुका हुआ ही था। उसने दरवाजा खोला और फाइटिंग एरिया में दाखिल हुआ। उसी वक्त रायन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान लिए केज में घुसा। क्या हुआ ग्रीनी? ऐसे मत चलो, कहीं बीमार तो नहीं हो? रायन ने ताना मारा, क्योंकि सामने वाले की हरकतें असामान्य रूप से सुस्त थीं। काश तुम जानते। वेयरवुल्फ ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके दिमाग में एक ही लाइन बार बार घूम रही थी, जैसे कोई मंत्र हो। तुम भूखे नहीं हो, उसे मत खाओ। तुम भूखे नहीं हो, उसे मत खाओ। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, और उसके नाखून उसकी ही हथेलियों में गड़ रहे थे। ये उसकी तीसरी फुल मून थी, और वो सोच रहा था कि क्या हर बार हालात और भी बिगड़ेंगे। उसे पिछली बार की याद थी, जब सब कुछ हाथ से निकल गया था, और इसी वजह से उसे पता था
अगर उसने अभी खा लिया तो इसी कमरे में तबाही मच जाएगी। ये बेवकूफ दिन खत्म ही क्यों नहीं होता? हरे बालों वाले लड़के ने मन ही मन गाली दी और तभी वही जाना पहचाना ऐलान हुआ। फाइट बिगिन। एडी ने घोषणा की। आज पहली बार एएफए की तरफ से कोई कंटेस्टेंट अग्रेसर बना, मगर जमीन पर दौड़ने के बजाय रायन ने केज की दीवार का इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारी हालत से कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें एक ही वार में गिराऊंगा, बिना ट्रांसफॉर्म किए। रायन केज की दीवार पर कूदा और उस पर दौड़ने लगा, जैसे ग्रेविटी उस पर लागू ही न होती हो। कुछ ही पलों में वह गैरी के पास पहुंच गया और हवा में उछलते हुए उसके सिर की तरफ एक जबरदस्त किक मारी। हैरानी की बात यह थी कि गैरी, जो अपनी जगह से हिला भी नहीं था, उसने तुरंत हाथ ऊपर उठाकर हमला ब्लॉक कर लिया। जैसे ही पैर उसके हाथों से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ, मानो बंदूक चली हो। गैरी का पूरा शरीर झटका खा गया और वह केज से जा टकराया। बाहर से देखने वालों को यह हमला बेहद ताकतवर लगा। उस आवाज ने ही बता दिया था कि इसमें कितनी फोर्स थी। सबको लगने लगा कि रायन सच में एकेडमी की तरफ से दूसरा सबसे ताकतवर ऑल्टर्ड क्यों माना जाता है। उसकी ताकत बाकियों से ज्यादा साफ छलक रही थी। यहां तक कि शिन से भी, अगर उसके हमले का नंबर पर वो अजीब असर न पड़ा होता। 247 वेयरवुल्फ को न तो हड्डियां टूटी थीं, न ही कोई खास दर्द था। उसकी मौजूदा एंड्योरेंस और एचपी उसे बेहद मजबूत बना चुके थे। वह इतना स्टर्डी था कि जरूरत पड़े तो दूसरों के लिए एक पूरा टैंक बन सकता था। इतना जोरदार हमला सहने के बाद भी खड़े हो? लगता है रैंक 2 यूं ही नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें पलटवार का मौका नहीं दूंगा। वह आगे बढ़ा और इधर उधर उछलने लगा। उसकी एजिलिटी साफ दिख रही थी। रायन की एक खास बात थी, उसका अगला मूव कभी कोई नहीं भांप पाता। बाएं पैर से कूदते हुए उसने हुक की तरह एक पंच मारा, सीधा गैरी की पसलियों की तरफ। वहां खुला मौका था, लेकिन एन आखिरी पल में गैरी ने हाथ थोड़ा नीचे किया और कोहनी से हमला रोक लिया। 2 एचपी, फिर से उसका शरीर साइड में उछल गया, मगर बस इतना ही। रायन की ताकत अब कम होने लगी थी। 2 बार लगातार अपने हमले ब्लॉक होते देख उसने दूसरी तरफ से वही पंच मारा और नतीजा वही रहा। यह संयोग नहीं था, यह साफ था। आश! रायन चिल्लाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। वह किसी बॉक्सर की तरह गार्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हर पंच नॉकआउट के इरादे से। लेकिन हर वार गैरी की डिफेंस से टकराकर बेअसर हो रहा था। 1 एचपी, 2 एचपी, 0 एचपी। अगर गैरी का दिमाग पूरी तरह साफ होता तो वह अपनी एंड्योरेंस से दंग रह जाता। एक हमले पर 0 डैमेज, मगर अभी उसके लिए सोच पाना मुश्किल था। उसे मत खाओ, मत खाओ, लेकिन उसे मारने का मन कर रहा है, ताकि मैं उसे खा सकूं। यह ख्याल बार बार उभर रहा था। इसी वजह से वह लगातार खुद को रोक रहा था। पूरी फाइट में वह लगभग ऑटो पायलट पर था। एडी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर मुझे सच पता न होता तो मैं मान लेता कि ये कोई टर्टल ऑल्टर्ड है। बिना ट्रांसफॉर्म किए इतनी डिफेंस, अगर इसकी ऑफेंस आधी भी इतनी हुई तो हमारे सामने फ्यूचर चैंपियन खड़ा है। शिंगी बेचैनी से पैर हिला रहा था। सब देख चुके थे कि गैरी क्या कर रहा है। पहले लगा था रायन हावी है, मगर अब साफ दिख रहा था कि वह पूरी ताकत से मार रहा है। यह लड़का एक भी पंच क्यों नहीं मार रहा? क्या रायन को थकाने की कोशिश है? शिंगी को समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन था कि गैरी की ताकत एक ही वार में सब खत्म कर सकती है। सिन भी अपने नाखून चबाने लगी। हाँ, गैरी सब ब्लॉक कर रहा था, मगर डैमेज जमा तो हो रहा था। वह रायन के मुकाबले कमजोर दिख रहा था, बार बार उछल रहा था और सिन जानती थी गैरी की विल पावर बेहद मजबूत है। ऐसे इंसान के लिए किसी ताकतवर के सामने खुद को रोकना शायद सबसे मुश्किल होता है। तभी बाहर के दरवाजे खुले। केज के अंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर स्टाई वापस आ चुका था, आधे ठीक हुए शरीर पर बैंडेजेस लिपटे हुए। वह बाकी लोगों के पास आकर खड़ा हो गया और फाइट देखने लगा। गैरी अब भी रायन के हमले झेल रहा था। तभी रायन ने उसे केज के कोने में फंसा लिया और लगातार वार करने लगा। ये लड़का मुझे बेवकूफ दिखाना चाहता है क्या? स्टाई गुस्से में चिल्लाया। ठीक से फाइट क्यों नहीं कर रहा? ट्रांसफॉर्म करके खत्म क्यों नहीं कर देता? एडी को सुपरवाइजर्स वाली फाइट की डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन स्टाई और गैरी की पिछली लड़ाई के बारे में वह जानता था, जो पूरी तरह वन साइडेड थी और जिसने भारी तबाही मचाई थी। अब तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? एडी सोचने लगा। क्या रायन का इंतजार कर रहा है? गैरी, इयन चिल्लाया, अपना फुल फॉर्म निकाल और उसका सिर फाड़ दे। चुप रहो। गैरी की आवाज में अचानक ताकत आ गई। खाट।
जैसे शब्द उसे पागलपन की तरफ धकेल रहे थे। एक पल को जबरदस्त एनर्जी महसूस हुई। रायन तक अनजाने में पीछे हट गया। गैरी थोड़ा सा घायल दिख रहा था, मगर असल में बहुत कम हर्ट था। हेल्थ 218। रायन हाफ रहा था। उसे याद नहीं पड़ता कि उसने आखिरी बार किसी को इतनी देर मारा हो और वह गिरा ना हो। उसके दिमाग के पीछे एक वार्निंग सी बज रही थी, पीछे हट जाओ। मगर उसका घमंड उसे रोक रहा था। उसने देखा एडी हाथ उठाने ही वाला था, फाइट रोकने के लिए। अच्छा अच्छा, रायन बोला। लगता है मुझे ट्रांसफॉर्म करने की इजाजत मिल गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे जीतता हूं, जीतना ही सबसे जरूरी है। एडी के शिंगी से नाराज होने की एक वजह थी, जब उसने उनकी फाइट के दौरान ट्रांसफॉर्म कर लिया था। दरअसल मैचेस शुरू होने से पहले एक समझौता हुआ था, कोई भी अपना ऑल्टर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेगा। ये छोटी सी स्पेयरिंग सिर्फ फैसिलिटी वालों की मदद के लिए नहीं थी, बल्कि एकेडमी के छात्रों के लिए भी थी। अगर वे सच में एएफसी में जोरदार एंट्री चाहते थे, तो उन्हें बिना ट्रांसफॉर्म किए ही इन लोगों को हराने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन पिछली बार जब सिन और बाकी लोग लड़े थे, तब कम से कम टॉप 3 फाइटर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा था। उसके बिना हार तय थी। तभी एडी ने सबके साथ तय किया था कि इस बार वह एक सिग्नल देगा, एक इशारा, जिसके बाद वे ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। और अब वही सिग्नल दिया गया। ये इस वजह से नहीं था कि उसे लगा रायन हार जाएगा, बल्कि इसलिए कि वह देखना चाहता था कि गैरी आखिर कर क्या सकता है। अपने पास बैठे छात्रों की बातें सुनकर साफ हो गया था कि गैरी अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और खुद को रोक रहा था। रायन मुस्कुरा उठा। यह फैसला उसके लिए शानदार था, क्योंकि अब वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। तुम चाहोगे कि काश मुझे ट्रांसफॉर्म करने ही नहीं दिया होता, रायन बोला। अगले ही पल उसके दोनों हाथ बड़े होने लगे। सबसे पहले कंधे, वे 3 गुना तक फैल गए। फिर पूरी बाहें बढ़ने लगीं और जल्द ही उसकी फोरआर्म्स इतनी विशाल हो गई कि वे रायन के पूरे शरीर से भी बड़ी लगने लगीं। दोनों हाथों का यही हाल था। वे इतने लंबे और भारी हो गए कि रायन के पैर जमीन को छूना ही बंद हो गए। अब वह अपने नकल्स के सहारे कैनवस पर टिका था। फिर उसके फोरआर्म्स से बाल उगने लगे। एक और बदलाव भी हुआ, जो सिर्फ पीछे से देखने वालों को दिखा। उसकी पीठ से लेकर गर्दन तक सफेद रंग की फर फैल गई, जबकि उसके विशाल हाथों पर काली फर थी। क्या इसका ऑल्टर्ड फॉर्म किसी गोरिल्ला जैसा है? इजी अपनी सीट से उठते हुए बोल पड़ी। सबको साफ दिख रहा था कि यह किस जानवर से मिलता जुलता है। हालांकि ये बीस्ट्स आज के जानवरों पर सीधे आधारित नहीं होते, लेकिन उनमें उनसे मिलते जुलते ट्रेट्स जरूर होते हैं। रायन के विशाल हाथों ने उसके शरीर को छोटा दिखा दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि उन हाथों में जबरदस्त ताकत भरी थी। अपने हाथों के सहारे रायन ने खुद को उछाला। उसने नकल्स से जोर लगाकर छलांग मारी और हवा में गैरी के ऊपर पहुंच गया। दोनों हाथ ऊपर उठाए और उन्हें गैरी के सिर पर दे मारने को तैयार हो गया। अब इसे ब्लॉक करके दिखाओ, रायन चिल्ला। शिन खड़ी हो गई। इजी भी गैरी को हटने के लिए चीख रही थी। लेकिन पहले की तरह ही गैरी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़ लिए। रायन ने अपने दोनों फिस्ट्स पूरी ताकत से नीचे मारे। गैरी ने घुटने मोड़कर इम्पैक्ट झेलने की कोशिश की। जमीन का कैनवस थोड़ा धंस गया और नीचे का फ्रेमवर्क भी हल्का सा टूटता महसूस हुआ। हेल्थ 200 ये हमला सुपरवाइजर से भी ज्यादा ताकतवर है, गैरी ने सोचा। हेड सुपरवाइजर ताकतवर था, कर्क भी मजबूत था, लेकिन जैसा प्रोफेसर्स कहते थे, दुनिया में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं। ऑल्टर्ड की दुनिया खुद नई थी और हर समय ज्यादा ताकतवर बीस्ट सामने आ रहे थे। कर्क तो बस रुकी चैंपियन था, उससे ऊपर भी कई लोग थे। हेल्थ 198। रायन ने अगला हमला नहीं किया, लेकिन गैरी को उसे झेलते हुए भी नुकसान हो रहा था। उसके पैरों की मांसपेशियां जैसे फटने लगी थी। एनर्जी 24। गैरी अब तक अपनी एनर्जी 29 पर बनाए हुए था। वह उसे 30 से ऊपर नहीं जाने देना चाहता था। आज फुल मून थी। अगर एनर्जी बढ़ी तो ट्रांसफॉर्म होना तय था। लेकिन वह खुद को पूरी तरह भूखा भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि एनर्जी बहुत कम होने पर सोचने की क्षमता भी खत्म हो सकती थी। आखिरकार गैरी फिसलकर साइड में लुढ़क गया। रायन का वार आगे बढ़ता हुआ जमीन पर जा लगा। मेरी जांघें जैसे जल रही हैं, गैरी ने सोचा। जैसे ही वह उठने लगा, लगभग उसके पूरे शरीर जितनी बड़ी एक मुट्ठी उसकी तरफ आ रही थी। इस बार वह ब्लॉक नहीं कर पाया। वह सीधा उसकी छाती पर लगी। अंदर से एक क्रैक जैसी आवाज आई और उसका शरीर उड़ता हुआ केज से जा टकराया। हेल्थ 176। गैरी के मुंह से खून निकला।
अंदर कहीं गहरी चोट लगी थी और खून अरीना के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी छाती की स्टर्नम हल्की सी टूट चुकी थी। उसकी एनर्जी कम हो चुकी थी। इमरजेंसी हीलिंग इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। गैरी ने मुंह पोंछा और फिर भी वहीं खड़ा रहा, रायन की आंखों में सीधा देखते हुए। मुझे बस गिर जाना चाहिए था और हार मान लेनी चाहिए थी, है ना? गैरी ने सोचा। जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन किसी वजह से मैं इस अनोइंग इंसान से हारना नहीं चाहता। गैरी की नजर रायन के पार चली गई, सीधे सिन पर। यह बात रायन से छुपी नहीं रही। तो यही वजह है कि तुम अब भी खड़े हो? रायन बोला। तुम सच में सोचते हो कि बिना ट्रांसफॉर्म किए मुझे हरा सकते हो? वह फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने अपने विशाल हाथों से खुद को इधर उधर धकेलते हुए हमला किया। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। एक पंच गैरी की पसलियों की तरफ आया। गैरी ने उसे बांह से रोका, लेकिन उसी झटके में उसका शरीर मुड़ गया और उसकी एक पसली हल्की सी टूट गई। हेल्थ 161 फिर से खून उसके मुंह से निकला। वह साइड में उछला और उसी पल रायन ने दूसरी तरफ से फिर वार कर दिया। हेल्थ 148। रायन को लगा यह अंत होगा। उसने गैरी को केज से टकराते देखा, लेकिन गैरी मजबूती से खड़ा रहा। उसके पैर तक नहीं कांपे। 148। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा चुके हो? गैरी ने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। तुम्हारे पंचेस कमजोर हैं। वेयरवुल्फ लड़का गैरी एक पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा था, अडिग, अचल। एडी और एएफए के बाकी लोग हैरान थे। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा ऑल्टर्ड खड़ा था जो अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। फिर भी अकेडमी के सबसे ज्यादा रॉ पावर वाले ऑल्टर्ड के हमले झेल रहा था। यह मानना मुश्किल था कि गैरी को चोट नहीं लगी थी। आखिर उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर भी एडी ने फाइट नहीं रोकी, क्योंकि गैरी अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। इसके पीछे उसकी अपनी सोच थी। उसे लगा कि अगर गैरी को सच में जान का खतरा होता तो वह ट्रांसफॉर्म कर लेता। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। मैं देखना चाहता हूं कि यह बच्चा क्या कर सकता है। एडी का पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। यह देख रायन फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने पंच नहीं मारा, बल्कि अपनी एक ही बांह से गैरी के पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसका हाथ इतना बड़ा था कि गैरी को पूरी तरह पकड़ सका। उसने पूरी ताकत से दबाना शुरू किया, लेकिन उसे प्रतिरोध महसूस हुआ, जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तब उसने गैरी को ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। अगले ही पल वह ऊपर से लगातार वार करने लगा। 4 और जोरदार हमलों के बाद वह रुक गया। ज्यादा अकड़ दिखाने का यही नतीजा होता है। हांफते हुए बोला, ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो यही मिलेगा। यह फॉर्म ताकतवर था, लेकिन उसे बनाए रखना भी बेहद थकाने वाला था। आमतौर पर इस वक्त तक फाइट का नतीजा निकल चुका होता, या तो जीत या हार। फिर भी सबने देखा कि गैरी जमीन से उठ रहा था और सीधे रायन को घूर रहा था। हेल्थ 97, स्क्रू यू, रायन चिल्लाया। इस बार उसने मुट्ठी नहीं इफाट, बल्कि अपने नाखून आगे बढ़ाए। वे पंजों में बदल चुके थे। एक झटके में उसने गैरी की छाती चीर दी। खून बहता हुआ कैनवस पर गिरने लगा। 85, तुम ब्लीडिंग हो। ब्लड लॉस हर मिनट एक एचपी लेता रहेगा जब तक कुछ किया न जाए। यह एक बेहद गहरी चोट थी। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग के बाद भी किसी का खड़ा रहना अस्वाभाविक था। कम से कम दर्द से चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन गैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो भूख वह महसूस कर रहा था, वह अब तक के हर दर्द से कहीं ज्यादा भयानक थी। धीरे धीरे गैरी रायन की ओर चलने लगा। क्या गैरी कोई ज़ॉम्बी है? इयन ने निगलते हुए कहा। इतना सब होने के बाद भी ये कैसे खड़ा है? और इतना खून बहने के बाद भी? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने अब तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? उसी पल अरीना में कुछ अजीब हुआ। रायन ने पहली बार पीछे कदम बढ़ाया। मेरा शरीर क्या कर रहा है? मैं उससे दूर क्यों जा रहा हूं? रायन ने सोचा, क्या मैं डर रहा हूं? मैं डर कैसे सकता हूं? सच यही था। रायन डर गया था। उसके हमले काम नहीं कर रहे थे। सामने खड़ा व्यक्ति किसी भी हालत में गिरने को तैयार नहीं था। उसने अपने सीक्रेट क्लॉज तक इस्तेमाल कर लिए थे, फिर भी नतीजा वही रहा। इस पल रायन को ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से कहीं ऊपर के ओपोनेंट का सामना कर रहा हो। गैरी, शिन ने खून देखकर दर्द से आंखें बंद कर ली। तुमने काफी दिखा दिया है, अब रुक जाओ। मैं जानती हूं तुम मजबूत हो, लेकिन तुम अब भी पहले जैसे ही बेवकूफ हो। उसे उनकी पुरानी फाइट याद आई। उसने अपनी सबसे ताकतवर मूव मारी थी और तब भी गैरी उठ खड़ा हुआ था। लेकिन इस बार वह डर गई थी उसकी जान को लेकर। उसने होंठ दबाए। वह सोच रही थी कि क्या उसे खुद अरीना में घुसकर फाइट रोक देनी चाहिए। लेकिन एडी एक अनुभवी टीचर था।
अगर वह नहीं रुका तो भी नहीं रुकेगी, कम से कम अभी नहीं। नहीं, नहीं, रायन चिल्लाया जब उसकी पीठ केज से लग गई। तुम मुझे नहीं डराते, तुम बस फैसिलिटी से आए हो। तुम ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते। शायद तुम बस कोई टर्टल ऑल्टर्ड हो, ज्यादा डिफेंस और बड़ी लाइफ वाला। हाँ, बस यही है, रायन खुद को समझाते हुए बोला। मुझे बस तुम्हें थका देने से पहले हरा देना है। एडी ने यह सब देखा और सोचा कि यह रायन के लिए भी एक जरूरी सबक है। उसने उसे पहले कभी ऐसा बिखरते नहीं देखा था। एक फाइटर के लिए ऐसी हालत में शांत रहना बेहद जरूरी होता है, वरना जीत की कोई उम्मीद नहीं रहती। खुद को दीवार के खिलाफ फंसा महसूस करते हुए रायन ने फिर से चार्ज किया। वह हवा में उछला, पहली बार की तरह, दोनों हाथ जोड़कर। पूरी ताकत से उसने उन्हें गैरी पर दे मारा। लेकिन इस बार गैरी के हाथों ने हमला रोक लिया। तुम? रायन के मुंह से शब्द नहीं निकले। वह देख रहा था कि गैरी ने उसकी दोनों बाहें पकड़ रखी थीं, और इस पल गैरी की बाहें वेयरवुल्फ फॉर्म में बदल चुकी थीं। मेरे पास इतना एनर्जी अब भी बचा था, गैरी बुदबुदाया। उसकी एनर्जी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। लेकिन जितनी एनर्जी बची थी, उससे सिर्फ अपनी बाहों पर कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना काफी था ताकि वह इस हमले को रोक सके। रायन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं हिल नहीं पा रहा। आखिरकार एडी ने हाथ रगड़े। यही तो मैं देखना चाहता था। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे। शिंगी को साफ महसूस हो रहा था कि यह फाइट अब उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है जिसका उसे शुरू से डर था। बहुत समय पहले रायन को बताया गया था कि उसका ऑल्टर्ड खास है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों से ऐसा कहते हैं, लेकिन रायन के मामले में यह बात दूसरों से कहीं ज्यादा सच थी। उसका ऑल्टर्ड रूप एक दुर्लभ बीस्ट से आया था जो सिल्वरबैक गोरिल्ला से जुड़ा हुआ था। ये महान वानर मौजूदा दुनिया के सबसे प्राकृतिक और सबसे ताकतवर बीस्ट्स में से एक थे। भले ही कई लोग शेर को जंगल का राजा कहने पर बहस करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गोरिल्ला चाहे तो वह ताज अपने नाम कर सकता है। कारण यह था कि ज्यादातर गोरिल्ला स्वभाव से शांत होते हैं। फिर भी ताकत के मामले में एक साधारण गोरिल्ला लगभग 2 दर्जन इंसानों के बराबर होता है। अब जरा उनके पूर्वजों की कल्पना करो, जो आकार में कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा उग्र थे। और उनके डीएनए से अगर एक ऑल्टर्ड बनाया जाए तो नतीजा होगा एक एपेक्स प्रेडेटर, ना खासकर अगर वह सही हाथों में हो। यही सब रायन को सिखाया गया था। लेकिन इस वक्त वह उन सब बातों पर शक कर रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा एक साधारण इंसान उसके इतने हमलों के बाद भी जिंदा था। गोरिल्ला ऑल्टर्ड ने ऐसे ऑल्टर्ड से लड़ाई की थी जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी डिफेंस थी। फिर भी वे इतने मुक्के सह नहीं पाए थे। जबकि गैरी पर तो मानो वे सब हल्के थपेड़े हों। और सबसे ऊपर की बात यह कि इस समय वह ताकत की भिड़ंत में हार रहा था। कैसे? कैसे ये मेरी कलाइयों को यूं पकड़े हुए है? मुझे पता है कि मैंने अभी अपनी पूरी ताकत अनलॉक नहीं की है, लेकिन यह तो पागलपन है। यह आदमी किस तरह का ऑल्टर्ड है? रायन ने सोचा। उसके बदले हुए हाथ दर्द करने लगे थे और इस जमे हुए हालात को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। क्या मैं इस आदमी से हार जाऊंगा? अगर मैं किसी ऐसे ग्रंट से हार गया जो अभी अभी फैसिलिटी से निकला है, तो खुद को दूसरा सबसे ताकतवर कैसे कह सकता हूं? यह ख्याल उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं ऊपर हूं तो किसी वजह से हूं, और मैं ऊपर ही रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ रायन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया और सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पर निर्भर रहना छोड़ दिया। जैसा कि वह पहले खुद से कह चुका था, जीत ही सबसे जरूरी थी। वह गैरी को सिर्फ फैसिलिटी का कोई आदमी नहीं मान सकता था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह देखना था जिसे उसे हर हाल में हराना है। उसी पल रायन की दोनों बाहें सिकुड़ने लगीं। उनका आकार छोटा होने लगा, क्योंकि उसने अपने ऑल्टर्ड रूप को वापस लेने का निर्णय किया। बाकियों को यह काफी अजीब लगा। अगर वह बदले हुए रूप में गैरी से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो बिना उसके कैसे जीतेगा? लेकिन जब उसकी बाहें सिकुड़ रही थी, तो एक बात यह हुई कि दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। क्या तुम कुछ करने वाले हो, या पूरा दिन ऐसे ही मुझे पकड़े रहोगे? रायन चिल्लाया। अब वह सीधे गैरी के चेहरे के सामने था। गैरी ने रायन की बाह पकड़ रखी थी और रायन भी वही कर रहा था, लेकिन सबको यह अजीब लगा कि गैरी ने अब तक कुछ भी नहीं किया था। तभी रायन ने अपना बड़ा मुंह खोला और बदलने लगा। उसके कैनाइन्स बाहर की ओर बढ़े, यहां तक कि वे लगभग वॉलरस के दांतों जितने बड़े हो गए।
वे मुड़े हुए और पहले से कहीं ज्यादा नुकीले थे, जिनके पीछे रायन के जबड़े की पूरी ताकत थी। उसने सीधे गैरी के कंधे में दांत गड़ा दिए। वे उसके पूरे शरीर में आसानी से धंस गए। इस बार का दर्द गैरी ने पहले कभी जो भी जख्म झेले थे उन सबसे ज्यादा था। 55। ये वार बेहद दर्दनाक था और गैरी के चेहरे की सिकुड़ी हुई अभिव्यक्ति यही दिखा रही थी। होश में आते ही उसने रायन को खुद से धक्का देकर दूर कर दिया, उसके दांत अपने शरीर से खींचते हुए। ये इतना जोरदार धक्का था कि रायन पिंजरे के पीछे की ओर जा गिरा। आपका ब्लड लॉस बढ़ गया है। हर 1 मिनट में 3 HP कम होंगे जब तक घाव का इलाज नहीं किया जाता। एनर्जी कम होने के कारण इमरजेंसी हीलिंग इस्तेमाल नहीं हो सकता। पीछे से देखने वालों को उसके ट्रैप्स के ठीक नीचे 2 बड़े छेद साफ दिखाई दे रहे थे। वे बस अंदाजा ही लगा सकते थे कि दर्द कितना भयानक होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जमीन पर कितना खून फैल चुका था। लड़ाई रोक दो, एक कांपती हुई आवाज आई। इयन ने देखा तो पाया कि यह इजी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रुको, लड़ाई रोक दो, इजी ने कहा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसकी जान खतरे में है? यह बस एक स्टूडेंट मैच है, कोई असली AFC मैच नहीं जहां टाइटल दांव पर हो। लड़ाई रोक दो। वह एडी से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बस एक चौड़ी मुस्कान थी। रोक दूं? एडी ने पलटकर कहा। क्या तुमने गैरी को देखा है? क्या वह ऐसे इंसान का चेहरा है जो चाहता है कि मैं ये मैच रोक दूं? जब सबने दोबारा रिंग की ओर देखा तो गैरी सिर झुकाए खड़ा था। एक हाथ से वह अपने घाव को दबाए हुए था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतना ही नहीं, उसकी पुतलियां वुल्फ की तरह संकरी हो गई थी और उसके दांत तेज हो चुके थे। गैरी ने नीचे झुका हुआ स्टैंस लिया, बाहें फैलाए हुए। उसकी बाहों पर फर उसके फोरआर्म से आगे बढ़कर कंधों तक फैलने लगा और उसके बाइसेप्स थोड़ा और बड़े हो गए। अगले ही पल वह आखिरकार आक्रमण पर उतरा और सीधे रायन की ओर दौड़ पड़ा। शिंगी के पेट में फिर वही सिहरन दौड़ गई और वह अब चुप नहीं रह सका। एडी, तुम्हें यह लड़ाई रोकनी होगी। रायन, वहां से निकलो। लेकिन चेतावनी बहुत देर से आई। वेयरवुल्फ का पंजेदार हाथ रायन की छाती की ओर बढ़ चुका था, सीधे उस जगह जहां उसका दिल होता। गैरी, रुक जाओ, सिन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। थोड़ी सी समझदारी गैरी के भीतर बची रह गई। भूख के फिर से हावी होने से पहले उसने अपने वार की दिशा बदलने की पूरी कोशिश की। अगर रायन अनजाने में अपने प्रतिद्वंद्वी की चेतावनी न सुन रहा होता और उसी पल लुढ़क कर हट न रहा होता, तो सब खत्म हो चुका होता। जो हुआ उसमें वेयरवुल्फ का हमला बस ऑल्टर्ड की छाती को खरोंचता हुआ निकला, लेकिन उसका पंजा स्पेशली बिल्ट केज को चीरता हुआ निकल गया। जिस मटेरियल से यह बना था वह ब्लैक बैग से भी ज्यादा मजबूत था, ताकि ऑल्टर्ड फाइट्स झेल सके, या कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो काफी होना चाहिए था। हाथ घुमाते हुए गैरी ने पूरे गेट को चीर दिया, एक बड़ा सा कट लगाते हुए। फिर मुड़कर रायन की ओर देखा। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थी। सिन की चीखें भी उस पल उसे शांत नहीं कर सकी। बस बहुत हुआ। नंबर चिल्लाया और आगे दौड़ा। गोट ऑल्टर टूटे हुए पिंजरे में घुसा और ट्रांसफॉर्म होकर वेयरवुल्फ और रायन के बीच खड़ा हो गया। रुको, गैरी, लड़ाई खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नंबर ने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें रोकूं, याद है? चलो, बस चले चलते हैं, ठीक है? दुर्भाग्य से लाल आंखों वाले उस जीव ने सिर्फ इतना ही दर्ज किया कि एक स्वादिष्ट मोर्सल खुद ही उसके हॉर्स डर्व्स बनने आगे आ गया है। बाकी लोग अब भी हिचकिचा रहे थे कि क्या उन्हें बीच में दखल देना चाहिए या नहीं। उनके मन में यही था कि एडी जैसे अनुभवी टीचर जरूरत पड़ने पर किसी भी पल आगे आ सकते हैं अगर हालात ज्यादा बिगड़ जाए। लेकिन उसे यूं ही खड़े देखकर उनके भीतर शंका पैदा हो गई। एडी के उल्ट, जिसे सिर्फ नतीजे से मतलब था, वे सब अंदर लड़ रहे लोगों के दोस्त थे और नहीं चाहते थे कि किसी को भी गंभीर चोट पहुंचे। फिर भी उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा, सिवाय नुम्बा के। गैरी कितनी ही बार उसके लिए आगे आया था, अब उसकी बारी थी। गैरी, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने मुझसे कहा था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी रोकूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा था। नुम्बा पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका सिर आगे झुका हुआ था। वह गैरी पर सीधा टकराने के लिए तैयार था। अगर सही समय पर वार होता तो उसके सींग गैरी के कंधों में धंस सकते थे और उसे पिंजरे से चिपका सकते थे। लेकिन सामने गैरी था।
ट्रेनिंग के दौरान कोई भी उस पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाया था। हाँ, वह अब ज्यादा घायल था, मगर साथ ही कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तभी गैरी आगे बढ़ा। उसकी आंखों की लाल चमक अब भी थी और उसका मुंह चौड़ा खुल गया, जैसे वह नंबर को काटने ही वाला हो। उसकी हरकतें बेकाबू हैं। वह ठीक से सोच नहीं पा रहा। शायद मैं ये कर पाऊं, नंबर ने समझा। लेकिन जैसे ही गैरी के पैर जमीन से टकराए, उसने अपने पंजों की पूरी ताकत लगाकर खुद को धकेला। उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। नंबर ने या किसी और ने उसे कभी इतना तेज नहीं देखा था। बेशक गोड ऑल्टर्ड इतनी तेजी पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया, मगर उसे करनी भी नहीं पड़ी। उसके सामने अचानक एक लंबा बड़ा सुनहरे रंग का स्केल से ढका आर्मर जैसा ढांचा उभर आया। अगले ही पल वेयरवुल्फ के पंजों के उस सतह पर रगड़ने की तेज चीख सुनाई दी। हमला बेअसर रहा। नंबर ने सिर घुमाकर अपने रक्षक को देखा और हैरान रह गया। वह एडी था। तुम लोग सही थे, एडी ने कहा। शायद मैंने हालात को हाथ से निकलने दिया, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हाथ, पैर और एक अजीब सी पूंछ बड़े बड़े स्केल से ढके थे। हर स्केल कागज की शीट जितना बड़ा था। उनका रंग सुनहरा भूरा था और सिर्फ देखकर यह बताना मुश्किल था कि वह किस बीस्ट से जुड़ा ऑल्टर्ड है। जो भी हो, गैरी का हमला जिस तरह पिंजरे को चीर चुका था, उससे साफ था कि ये स्केल्स बेहद मजबूत थे। गैरी, मैच खत्म हो चुका है। तुमने काफी दिखा दिया है, एडी ने समझाने की कोशिश की। अगर तुम खुद पर काबू नहीं पाओगे, तो हमें तुम्हें टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। यह साफ था कि इस समय गैरी की सोच वहां नहीं थी। वह किसी की बात नहीं सुन रहा था, और इसी बात ने एडी के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं हरे बालों वाला यह टीनेजर एक बेकाबू ऑल्टर्ड में तो नहीं बदल गया। अगर ऐसा हुआ, तो उसे काबू में करके उसके खून का रंग जांचना आसान होता। सच कहें तो एडी चाहता था कि बात वहां तक न पहुंचे। आदर्श स्थिति यही थी कि गैरी बस खुद को एक फ्रेंजी में ले आया हो, जिससे वह बाहर आ सके, अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से। लेकिन गैरी किसी भी तर्क को नहीं सुन रहा था। वह फिर से दौड़ा, इस बार हवा में उछलते हुए। एडी ने घूमकर अपनी बड़ी पूंछ से उसे मारने की कोशिश की और सीधे उसकी छाती पर वार किया। एएफए के टीचर्स कोई साधारण लोग नहीं थे। भले ही उनमें से कई एएफसी या किसी बड़ी कॉरपोरेशन का हिस्सा न हो, लेकिन उन्हें उतनी ही ऊंची तनख्वाह मिलती थी। एएफए खुद एक उच्च स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन था। इसीलिए कुछ लोग उस जीवन शैली को नहीं चुनते थे। कई मामलों में एएफए के टीचर्स और कोचेस को टॉप टियर एथलीट्स से भी बेहतर माना जा सकता था। फिर भी जब पूंछ वेयरवुल्फ लड़के से टकराई, तो उसे दूर फेंकने के बजाय गैरी ने पूंछ को पकड़ लिया और अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जैसे वह उन सख्त स्केल्स को चबाकर तोड़ देगा। तभी गैरी के पीछे से एक बड़ा हाथ आया, जिसने उसे पकड़कर टीचर से अलग किया और पिंजरे के पीछे की ओर फेंक दिया। यह करने वाला कोई और नहीं बल्कि रायन था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, पसीने से तर। यह थकान से नहीं बल्कि पहले के डर से था। मुझे माफ करना, टीच, रायन ने। मुझे लगता है यह सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। मुझे मैच छोड़ देना चाहिए था। वह मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके टीचर को चोट लगे। एडी स्टूडेंट्स के बीच काफी पसंद किया जाता था, और अगर उसे कुछ होता तो रायन खुद को दोषी मानता। ठीक है, लगता है तुम लोगों ने यह संभाल लिया है, नंबर ने कहा। तो मैं अब यहां से निकलता हूं। वह चुपके से बाहर जाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक गैरी की एक बेहद तेज दहाड़ गूंज उठी। हू! गैरी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम पूरे समय अजीब व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है ना? क्या इसी वजह से तुमने आज ठीक से लड़ाई नहीं की? हमें कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि तुम यहां मारे जाओ। नंबा मुड़ा अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार, और तभी एक और व्यक्ति मदद के लिए आ गया। पिंजरे के ऊपर से कूदते हुए शिन नीचे उतरी और सीधे गैरी के पीछे पहुंचकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। यह थोड़ा दर्द दे सकता है, शिन ने कहा, लेकिन उम्मीद है इससे तुम थोड़ा शांत हो जाओगे। उसके हाथों से हल्की पीली चिंगारी निकल दिखी। अगले ही पल गैरी का पूरा शरीर चमक उठा। उसका झटका ऐसा था मानो उसे बिजली का करंट लगा हो। वह एक इंसानी लाइट बल्ब जैसा लग रहा था। शिन बेहद ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर रही थी। गैरी लगातार कांप रहा था। उसकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। वह दांत भींचे दर्द सह रहा था, जब तक कि उसकी बाहें ढीली होकर नीचे नहीं गिर गईं। उनकी सामान्य रंगत एक पल के लिए लौटी, फिर उसकी आंखें उल्टकर सिर के पीछे चली गईं। जैसे ही शिन रुकी,
वेयरवुल्फ जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सब लोग उसे देखते रहे, उम्मीद करते हुए कि वह फिर उठेगा, जैसे वह लड़ाई के दौरान कई बार उठा था। लेकिन वह नहीं उठा। यह देखकर सबने राहत की सांस ली। आखिरकार सब खत्म हो चुका था। अब हम क्या करें? रायन ने पूछा, मानो समय थम सा गया हो। एक पल के लिए कमरे में मौजूद हर किसी ने सांस रोक ली। सबकी नजरें गैरी पर टिकी थीं, यह पक्का करने के लिए कि वह सच में बेहोश हो चुका है। आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह यह थी कि कोई पास जाकर जांच करे और हरे बालों वाला वह टीनेजर अचानक उठकर किसी की बांह पर दांत गड़ा दे। इस ठहराव के दौरान इजी उस दृश्य को याद करके हैरान रह गई जो उसने अभी देखा था। वह लड़की शिन सच में अपने नंबर 1 रैंक की हकदार है। मैंने सुना था कि कुछ बीस्ट्स के पास एलिमेंटल स्किल्स और पावर्स होते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि ये सब बस बेबुनियाद अफवाहें हैं। साधारण दर्शकों को यह पता नहीं था, लेकिन एएफसी अच्छी तरह जानता था कि कुछ ऑल्टर्ड दूसरों से कहीं ज्यादा खास होते हैं। यही वजह थी कि हर फाइटर को पहले ही सूचित कर दिया जाता था कि वे सिर्फ वही फायदे इस्तेमाल करेंगे जो उनके ऑल्टर्ड फॉर्म से मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी कारण यह धारणा बनी कि कुछ ऑल्टर्ड आधिकारिक एएफसी मैचेस के बाहर कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऑल्टर्ड के पास विशेष पावर्स होने की रिपोर्टें अक्सर उन्हीं से आई थीं जो गैंग्स और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। शिन मेरी ही उम्र की है, लेकिन वह पहले ही इतने एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। मुझे उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा? इजी ने सोचा, मगर अपनी ऑल्टर्ड के उतने खास न होने से निराश होने के बजाय उसने इसे खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा बना लिया। ट्रेनिंग और दिमाग दोनों के जरिए फासला कम करने की ठान ली। जब यह साफ हो गया कि गैरी बेहोशी का नाटक नहीं कर रहा है, तो टीचर असिस्टेंट्स जल्दी से अंदर आए और उसे उसी तरह उठा ले गए जैसे पहले मैच में स्टाई को ले जाया गया था। रुको, तुम उसे कहां ले जा रहे हो? नंबर ने पूछा, उसके पीछे जाने को तैयार होते हुए। फिक्र मत करो, एडी ने कहा, असिस्टेंट्स और नंबर के बीच आकर खड़े होते हुए। वह ठीक हो जाएगा। एएफए के पास बेहतरीन मेडिकल टीम है और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वह जल्द ही होश में आ जाए। स्टाई इस बारे में सब जानता है। इसे एक तरह का तंज समझकर स्टाई ने बस बाहें मोड़ ली और मुंह फेर लिया। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वह लड़का पूरी तरह ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। फ्लाई ऑल्टर्ड ने बुदबुदाया, इतना धीमे कि कोई और सुन न सके। नंबर के पास अपने दोस्त को उन डबल डोर्स के पार जाते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उसे रोक नहीं सका। गैरी, क्या तुम सच में ठीक हो जाओगे? उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, सब लोग अपने अपने रूम्स में वापस जाओ। आज के लिए तुम लोग फ्री हो। जल्दी सोना, क्योंकि कल से आधिकारिक तौर पर तुम्हारा पहला दिन होगा। टीचर्स ये जानते हैं, इसलिए वे तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। अपने पियर्स को पकड़ने की पूरी कोशिश करना, एडी ने समझाया। स्टूडेंट्स के जाने से पहले शिन एडी के पास आई। वह थोड़ी नर्वस लग रही थी, अपनी बांह सहलाते हुए, लेकिन साफ था कि वह कुछ कहना चाहती है। एडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब वह जागे? मैं उससे माफी मांगना चाहती हूं जो मैंने किया उसके लिए। जरूर, एडी मुस्कुराया। मैं उसे यह भी बता दूंगा कि तुम उसके लिए चिंतित थी। सिन का चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से बाकियों के साथ बाहर निकल गई। यह देखकर एडी को खुशी हुई। वह उसके लिए चिंतित रहता था, क्योंकि उस लड़की के दिमाग में अब तक सिर्फ लड़ाई ही रहती थी। अपने यहां रहने के दौरान शिन ने कभी किसी और चीज की परवाह करते नहीं दिखाया था। यही वजह थी कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ पाई। एक टीचर के तौर पर एडी को यह देखकर अच्छा लगा कि उसकी उम्र की एक टीनेज लड़की के भीतर अब भी सामान्य रुचियां मौजूद हैं। हालांकि वह आइस क्वीन और वाइल्ड बॉय की कंपैटिबिलिटी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अगर ये दोनों साथ आ गए तो जिसे भी मिलेंगे उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, एडी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए सोचा। एक और व्यक्ति था जो अपने मैच के बाद वैसा नहीं रहा। रायन का घमंडी रवैया कहीं गायब हो चुका था। वह किसी से बात नहीं कर रहा था। इस समय वह पिंजरे को देख रहा था, उसकी टूटी फूटी हालत को। वह सोचने लगा, अगर वह समय पर नहीं हटा होता तो क्या होता? नतीजा क्या होता? जब उसने बाकियों को जाते देखा तो रायन ने एक खास व्यक्ति के पीछे जाने का फैसला किया। सुनो, मैं बस माफी मांगना चाहता था, उसने कहा। शिंगी ने उसकी ओर देखा, जैसे अपने कानों पर यकीन न कर पा रहा हो। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं। अगर कोई तुम्हें पीटेगा तो वह तुम्हारा राइवल होने के नाते मैं होना चाहिए।
दोनों हंस पड़े और बाहर निकल गए, ये मानते हुए कि आज जैसा दिन वे कभी नहीं भूलेंगे। गैरी को हॉस्पिटल बेड पर फैसिलिटी के भीतर ले जाया जा रहा था। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे सामान्य रूम्स के बजाय मेन फैसिलिटी ले जाने का फैसला किया गया था। वहां एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम उस पर काम कर सकती थी ताकि उसे फिर से पूरी तरह ठीक किया जा सके। रास्ते में ही उसे आईवी ड्रिप से जोड़ दिया गया था। जब वेयरवुल्फ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास पहुंचा तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उसके शरीर की चोटें किसी भी तरह से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थीं। उसका दिल स्वस्थ तरीके से धड़क रहा था और सिर्फ घावों को पैचअप करने से ही उसकी हालत में बड़ा सुधार दिखने लगा। आईवी ड्रिप के साथ गैरी को एनर्जी की एक हल्की सी चिंगारी वापस आती महसूस हुई, मगर उसकी आंखें अब भी धुंधली थीं। उसने उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। मैंने कई ऑल्टर्ड देखे हैं जिनकी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज काफी जबरदस्त होती हैं, एक पुरुष आवाज बोली। लेकिन यह लड़का तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उसे एक प्राइवेट रूम में डाल दो। और हाँ, दरवाजे बंद रखना। फाइल में इसका जिक्र साफ साफ किया गया है। सुपरवाइजिंग टीचर को शक है कि वह एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड हो सकता है। क्या मैं ब्लड सैंपल ले लूं और टेस्ट शुरू करूं डॉक्टर? एक महिला आवाज ने पूछा। ब्लड सैंपल? नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। अगर उन्होंने लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। टीनेजर ने मुंह खोलने की कोशिश की, यह कहने के लिए कि वह ठीक है, लेकिन जिसकी हालत यह हो कि वह अपनी आंखें तक न खोल सके, वह अपने होंठ भी नहीं हिला पाया। हर चीज बोझिल होती जा रही थी और कुछ करने से पहले ही वह एक बार फिर बेहोशी में डूब गया।